हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसका नाम है आइडेंटिटी, जो 2003 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे IMDb ने 7.3 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है और ऑडियंस ने भी इस मूवी को बहुत पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस मूवी में दो कहानी एक साथ चल रही है, इसीलिए अपनी आंख, कान और दिमाग खोल कर रखिए और मूवी को समझने के लिए आखिर तक बने रहे, क्योंकि आखिर में आप सबका दिमाग पूरी तरह फटने वाला है। मूवी की शुरुआत में हम मलिक नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं। मलिक मेलकम नाम के एक कैदी का केस स्टडी कर रहा था, जिसने 4 साल पहले 10 मई 1998 को एक अपार्टमेंट में 6 लोगों का कत्ल कर दिया था। इसीलिए अगली सुबह उसे फांसी होने वाली है। इंट्रोगेशन के दौरान मेलकम ने बताया कि जब वो 9 साल का था तब उसे उसकी मां ने मोटल के बाथरूम में बंद कर दिया था, क्योंकि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी और उसी मोटल में काम करती थी। लेकिन किसी ने उसकी मां को गोली मार दी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो देर रात एक जज को कॉल करके बताता है कि मेलकम के डिफेंस लॉयर को उसकी डायरी में कुछ ऐसा मिला जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उसी रात केस को रिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया है। ये सुनकर जज चौंक गया, क्योंकि मेलकम को अगले दिन ही फांसी होने वाली है। वो आदमी जज को बताता है कि कोर्ट में मेलकम को भी लाया जा रहा है और आधी रात को ही मेलकम की केस की फिर से सुनवाई होगी, इसीलिए उस जज को भी आधी रात को कोर्ट बुलाया गया है। मूवी के अगले सीन में हम रात के समय एक मोटल को देखते हैं। उस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी। तब लैरी नाम का एक रिसेप्शनिस्ट आराम से बैठा टीवी देख रहा था। तभी अचानक वहाँ एक कार आई। फिर जॉर्ज नाम का एक आदमी अपनी वाइफ एलिस को उठाकर मोटल में लाया। एलिस खून से सनी हुई थी। जॉर्ज लैरी को बताता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें मदद की जरूरत है। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है। तब हम जॉर्ज को देखते हैं जो कार चला रहा था और एलिस उसके बाजू वाली सीट पर बैठी थी। कार में एलिस का बेटा टिमी भी था। दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक कार का टायर पंचर हो गया। जॉर्ज ने जैसे तैसे कार को कंट्रोल करके रोक दिया। जब जॉर्ज ने कार से उतरकर देखा तब उसे एक सैंडल दिखी जिसके धारदार हील टायर में फंसी हुई थी। अब सीन यहीं पर कट हो गया और हम पेरिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी कार से कहीं जा रही थी। उसकी कार का टॉप खुला था, मतलब उसमें छत नहीं थी। ड्राइव करते हुए पेरिस ने सिगरेट को अपने मुंह में फंसाई, लेकिन लाइटर उसके बैग में रखा था, इसीलिए वो चलती कार में ही अपना बैग खोलने लगी, जिससे बैग में रखा सामान हवा में उड़ने लगा, जिसमें उसके कपड़े और सैंडल भी थी जो रोड के बीचों बीच गिर गई। ये वही सैंडल थी जो जॉर्ज के कार के टायर में घुसी। अब कहानी वापस जॉर्ज पर आती है। वो अपनी कार का टायर खोल रहा था। तब एलिस कार से उतरकर जॉर्ज से बात करने लगी। फिर वो कार के अंदर बैठे अपने बेटे टिमी के साथ खेलने लगी, लेकिन खेलते हुए एलिस रोड के बीचों बीच खड़ी हो गई। तभी अचानक एक कार ने आकर एलिस को उड़ा दिया। ये देखकर जॉर्ज को शॉक लगा और वो एलिस के पास जाकर रोने लगा। वो कार वही खड़ी थी जिसने एलिस को उड़ाया था, लेकिन कार से बाहर कोई नहीं आता। तभी सीन कट होता है और हम उसी कार में कैरोलाइन नाम की एक लेडी को देखते हैं जो एक एक्ट्रेस है और एली की तरफ जा रही है। कैरोलाइन सेलफोन पर किसी से बात कर रही थी, लेकिन तभी सेलफोन की बैटरी डेड हो गई और कॉल कट गया। तब कैरोलाइन अपने ड्राइवर एड से कहती है कि उसके बैग में एक बैटरी रखी है, लेकिन वो बैग एड के पास रखा था, इसीलिए उसने एड को अपने बैग से बैटरी निकालने कहा। तब एड कार चलाते हुए फोन की बैटरी ढूंढने लगा, जिस वजह से उसका ध्यान रोड से हट गया और अचानक एलिस उसके सामने आ गई और इस तरह एलिस का एक्सीडेंट हो गया। एलिस को उड़ाने के बाद एड ने भी कार वही रोक दी। एड कार से उतरकर जॉर्ज और एलिस की मदद करना चाहता था, लेकिन कैरोलाइन उसे बाहर जाने से मना करती है, क्योंकि उसके मुताबिक जॉर्ज की मदद करना उनकी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन एड कहता है एक्सीडेंट उसके हाथों से हुआ है और ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनकी मदद करे। अब कुछ देर बाद एड कार से उतरकर जॉर्ज और एलिस के पास पहुंचा। उस वक्त एलिस बेहोश थी। तब टिमी भी कार से उतरकर अपनी माँ को देख रहा था। एड जल्दी से जॉर्ज की कार से टॉवेल निकालकर एलिस के घाव पर लगाता है जो उसके गले पर लगा था। इसके बाद एड अपनी कार के पास गया, लेकिन कैरोलाइन ने कार अंदर से लॉक कर ली थी। वो दरवाजा खोलने से मना करती है। तभी एड कार के दरवाजे का कांच तोड़कर कहता है कि उसे सेलफोन चाहिए, लेकिन फोन पहले से डेड हो गया था और बैग में बैटरी भी नहीं थी। वही दूसरी तरफ पेरिस भी भीगते हुए अपनी कार से जा रही थी, लेकिन कुछ ही दूरी पर तेज बारिश की वजह से रोड टूट गया था और वहाँ पानी भर चुका था, इसीलिए पेरिस को अपनी कार वही रोकनी पड़ी। आगे रास्ता ना होने की वजह से पेरिस अपनी कार को रिवर्स लेती है, लेकिन रिवर्स लेते समय उसकी कार एक इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई। उधर एड जॉर्ज और उसकी फैमिली को अपने कार में बैठाकर जल्दी से मोटल ले गया। तब जॉर्ज अपनी वाइफ एलिस को कार से निकालकर मोटर के अंदर लेकर आया। ये वही सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। मोटल में जाने के बाद जॉर्ज लैरी से उसका फोन इस्तेमाल करने पूछता है। तब लैरी जल्दी से हॉस्पिटल कॉल करने लगा, लेकिन तभी उसे पता चला कि बारिश की वजह से फोन लाइन डेड है। अब लैरी एड को बताता है कि मोटल से 30
मील दूर एक हॉस्पिटल है जो 24 घंटे चालू रहता है। तब एड बाहर आकर कैलोराइन का सामान कार से बाहर निकालने लगा, लेकिन कैलोराइन अब भी कार में ही बैठी थी। वो एड पर चिल्लाने लगी कि उसे मोटल में नहीं रुकना, लेकिन एड कैलोराइन को पकड़कर कार से बाहर निकालता है। फिर वो उसकी कार लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। वही दूसरी तरफ वापस लौटते समय पेरिस की कार भी खराब हो गई, इसीलिए पेरिस घबराने लगी क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। तभी उसने सामने से एक कार को आते देखा, इसीलिए वो उससे मदद मांगने के लिए उस कार को रोकने लगी। एड पेरिस की मदद करता है और उसे कार में बैठाकर आगे बढ़ता है। तब पेरिस बताती है कि आगे रास्ता बंद है, लेकिन एड कहता है उसे किसी भी हालत में हॉस्पिटल पहुंचना होगा। आगे जाने के बाद एड की कार टूटे हुए रोड में फंस गई। तभी उनके पीछे से एक और कार आई जिसमें एक कपल बैठा था। उनके नाम लू और जीनी है। एड उन्हें रोककर बताता है कि आगे रास्ता बंद है। फिर एड ने उनसे सेलफोन मांगा, लेकिन बदकिस्मती से उनके पास भी सेलफोन नहीं था। तब एड उसे और पेरिस को उनकी कार से मोटल छोड़ने कहता है। पेरिस को देखकर लू की नीयत खराब होने लगी, इसीलिए वो उन्हें वापस मोटल ले जाने मान गया। अब वो चारों वापस मोटल आ गए। जॉर्ज के पास जाकर एड ने बताया कि बारिश की वजह से रास्ता बंद है, इसीलिए उन्हें सुबह होने का इंतजार करना होगा। फिर एड एलिस के गले का घाव देखकर पूछता है कि क्या उनके पास सुई धागा है, लेकिन उनके पास सुई धागा नहीं था। तभी वहाँ एक और कार आती है जो पुलिस ऑफिसर रोड्स की थी। रोड्स कार से उतरकर लेरी को बताता है कि उसके साथ एक कैदी है, लेकिन तेज बारिश की वजह से वो आगे नहीं जा सकता, इसीलिए उसे एक रूम चाहिए। तभी एड वहाँ आकर ऑफिसर रोड्स से पूछता है कि क्या उसकी कार का रेडियो काम कर रहा है। रोड्स बताता है कि पिछले 1 घंटे से कार का रेडियो काम नहीं कर रहा। एड ने बताया कि उसके हाथों किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो भी मोटल के कमरा नंबर 4 में है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एड को सुई धागा मिल गया, इसीलिए वो एलिस के घाव पर स्टेचेस लगाता है ताकि उसका खून बहना बंद हो जाए। स्टेचेस लगाने के बाद एड जॉर्ज से उसके बेटे टिमी के बारे में पूछता है। दरअसल उसे लग रहा था कि एक्सीडेंट की वजह से टिमी सदमे में चला गया और इसीलिए वो किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन जॉर्ज उसका सौतेला बाप है। 2 साल पहले टिमी का बाप उसे छोड़कर चला गया और तब से ही वो ज्यादा बात नहीं करता। तभी टिमी रूम की खिड़की से ऑफिसर रोड्स और उसके साथ आए कैदी जिसका नाम रॉबर्ट है। आगे लेरी और ऑफिसर रोड्स रॉबर्ट को अपने बाथरूम में बांधकर वहां से सीधा जॉर्ज के कमरे में गया। वहां सब लोग बारिश के रुकने का वेट कर रहे थे। तब हम कैलोराइन को देखते हैं, उसका सेलफोन पूरी तरह चार्ज हो गया था, इसीलिए वो कॉल करने के लिए फोन उठाती है, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं था, इसीलिए वो नेटवर्क खोजने मोटल से बाहर चली गई। वो नेटवर्क ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंची जहां उसे थोड़ा नेटवर्क मिल गया, लेकिन जैसे ही उसने कॉल लगाया तब नेटवर्क गायब हो गया और कॉल नहीं लगी, इसीलिए कैरोलाइन परेशान हो गई। तभी उसे किसी की आहट सुनाई दी। जब उसने पलट कर देखा तब वहाँ कोई नहीं था, लेकिन तभी पीछे से आकर कोई उसका खून कर देता है। कैलोराइन की चीख सुनकर एड अपने कमरे से बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगा। तभी उसे लॉन्ड्री रूम से कुछ आवाजें आने लगी। एड लॉन्ड्री रूम की तरफ बढ़ता है। अंदर जाने के बाद उसने देखा कि वॉशिंग मशीन चालू थी। तब एड वहाँ रखी सारी मशीन को एक एक करके चेक करने लगा जिसमें कपड़े धुल रहे थे, लेकिन आखिरी मशीन से जोर की आवाजें आ रही थी। जब एड ने उस मशीन को खोल कर देखा तब उसमें कैलोराइन के खून से सने कपड़े थे। एड ने जैसे ही उसका कपड़ा हटाया उसके पीछे कैलोराइन का कटा हुआ सिर था। ये देखकर एड शॉक रह गया। तभी लॉन्ड्री रूम में लेरी और ऑफिसर रोड्स भी आ गए। वो दोनों भी कैलोराइन का कटा हुआ सिर देखकर डर गए। तभी रोड्स को उसके कटे सिर के पास रूम नंबर 10 की चाबी मिली। यहाँ हमें एक बात और पता चली कि एड भी पहले पुलिस वाला था। वो कहता है कि शायद ये कैलोराइन के कमरे की चाबी होगी। तब ऑफिसर रोड्स बताता है कि कमरा नंबर 10 तो उसका है। तब एड रोड्स के साथ आए कैदी के बारे में पूछता है। रोड्स ने बताया कि उसके कमरे के बाथरूम में बंद है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां जाकर देखा तो वो कैदी रॉबर्ट वहां नहीं था, क्योंकि वो बाथरूम की खिड़की तोड़कर वहां से भाग चुका था। अब एड और रोड्स बाकी लोगों को एक जगह जमा करके बताते हैं कि किसी ने कैलोराइन का खून कर दिया। ये सुनकर सब शौक रह गए और घबराने लगे। एड कहता है कि उन्हें एक साथ रहना होगा और बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। लेरी सबको बताता है कि ऑफिसर रोड्स के साथ जो कैदी आया था वो भाग गया। ये सुनकर सभी को उस कैदी रॉबर्ट पर शक होता है। एड कहता है किसी को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑफिसर रोड्स उसे ढूंढ रहा है और बहुत जल्द वो उसे पकड़ लेगा। लेकिन तभी ऑफिसर रोड्स वहां आकर बताता है कि रॉबर्ट उसे नहीं मिला। ये सुनकर सब लोग घबराने लगे। तब एड पेरिस को बाकी लोगों के साथ रुककर उन्हें शांत करने कहता है और लेरी को अपने साथ चलने कहता है, क्योंकि उसे मोटल के आसपास की जगह अच्छे से पता थी। अब ऑफिसर रोड्स, एड और लेरी मिलकर रॉबर्ट को ढूंढने निकले, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। उधर कमरे में जीनी बहुत डरी हुई थी और फूट फूट कर रो रही थी। फिर कुछ देर बातें करने के बाद जीनी अचानक डर के मारे चिल्लाने लगी कि उन्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। ये बोलकर जीनी कमरे से बाहर निकल गई। तब लू भी उसके पीछे गया। वो जीनी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जीनी कहती है कि लू उसे नहीं रोक सकता क्योंकि वो उसकी नौकर नहीं है। तब लू कहता है कि उसके पेट में जो बच्चा है उस पर लू का पूरा हक है। और यहाँ हमें पता चला कि जीनी प्रेग्नेंट है। जीनी भागते हुए अपने कमरे में चली गई और वहाँ से निकलने के लिए अपना सामान पैक करने लगी। लू कहता है कि वो अभी मोटल नहीं छोड़ सकते क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तब जीनी गुस्से में आकर लू को बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनते ही लू के पैरों
पैरों तले जमीन निकल गई। जिनी ने लू से झूठ कहा कि वो प्रेग्नेंट है। लू पूछता है जिनी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जिनी रोते हुए कहती है क्योंकि उसकी सहेली ने लू को होटल में किसी दूसरी लड़की के साथ देखा था और जिनी नहीं चाहती थी कि लू किसी दूसरी लड़की के लिए उसे छोड़कर चला जाए। ये बोलकर जिनी ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। तब लू उससे दरवाजा खोलने कहता है, लेकिन जिनी उसे वहां से जाने कहती है। तब लू भी जिनी पर भड़क गया। वो कहता है उसकी सहेली ने दोनों का ब्रेकअप करवाने के लिए जिनी से झूठ कहा। ये कहकर लू बाथरूम का दरवाजा पीटने लगा। फिर अचानक लू किसी और से बात करते हुए कहता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इसके बाद जिनी को लू की आवाज आना बंद हो गई। तब जिनी बाथरूम से लू को आवाज देने लगी, लेकिन उसे कोई भी आवाज नहीं आती। इसीलिए वो दरवाजा खोलने जा रही थी कि तभी लू घबराकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा और अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। लेकिन जिनी को लग रहा था कि लू गुस्से में पागल हो गया है, इसीलिए वो लू को वहां से जाने कहती है। तभी लू की आवाज आना बंद हो गई। जिनी को समझ नहीं आ रहा था कि लू ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ देर बाद वो बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आई। तभी जिनी को किसी की परछाई दिखी और उसके हाथ में चाकू भी था। इसीलिए वो जल्दी से बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन कातिल ने बाहर से दरवाजा पकड़ लिया था। जिनी जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। किसी तरह जिनी ने बाथरूम का दरवाजा बंद करके खुद को बचा लिया, लेकिन कातिल दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। इसीलिए जिनी बाथरूम की खिड़की से चिल्लाते हुए बाहर कूद गई। तभी उसके पास ऑफिसर रोड्स आया और उससे पूछा कि क्या कातिल अंदर है। इसके बाद सब लोग जल्दी से भागकर जिनी के कमरे में गए। तब वहाँ उन्हें लू की लाश मिली। किसी ने चाकू से बुरी तरह लू का खून कर दिया था। अगर जिनी समय पर बाथरूम का दरवाजा खोल देती तो बेचारे लू की जान बच जाती। अगले सीन में हम उस कैदी रॉबर्ट को देखते हैं जो भागते हुए मोटल से दूर निकल गया था। भागते हुए रॉबर्ट को कुछ घर की लाइट्स दिखी। तब वो जल्दी से एक घर के पास गया और दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर छुप गया। उस घर में कोई नहीं था। अंदर जाने के बाद रॉबर्ट ने जब खिड़की से बाहर देखा तब वो हैरान रह गया, क्योंकि वो वापस मोटल में आ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी खिड़की के बाहर उसे एड दिखाई दिया जो उसे ही ढूंढ रहा था। एड ने भी रॉबर्ट को बाहर से देख लिया था। रॉबर्ट जैसे ही एड को देखकर वहां से भागने के लिए पलटा, तभी पीछे से ऑफिसर रोड्स ने उसे एक मुक्का मारा। रॉबर्ट्स और रोड्स में लड़ाई होने लगी। तभी एड भी अंदर आकर रोड्स की मदद करता है और दोनों मिलकर रॉबर्ट को पकड़ लेते हैं। फिर दोनों ने रॉबर्ट को बेहोशी की हालत में एक कुर्सी से बांध दिया और लैरी को उस पर नजर रखने कहा। फिर दोनों रेडियो चेक करने बाहर चले गए ताकि अपने लिए जल्द से जल्द मदद बुला सके। उधर एलिस को भी होश आ गया, लेकिन वो बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। उसका हस्बैंड बताता है उसका एक्सीडेंट हुआ है। वही दूसरी तरफ लैरी कुछ ढूंढने लगा। तभी रॉबर्ट को भी होश आया। वो लैरी से पूछता है कि उसने फ्रिज में क्या छुपाया है, लेकिन लैरी उसे चुप रहने कहता है। लेकिन रॉबर्ट तब भी उससे बार बार वही सवाल पूछने लगा। उस वक्त लैरी के हाथ में बेसबॉल का बैट था। अगले सीन में हम एड को देखते हैं जो लू के कमरे और उस बॉडी की फोटो ले रहा था। उसके साथ पेरिस भी थी। वो पूछती है कि उसने पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ी या उसे निकाल दिया गया। एड बताता है कि वो मेडिकल लीव पर है। दरअसल एक मैक्सिकन लड़की थी जो प्रेग्नेंट थी और उसे एड्स भी था। उसकी हालत बहुत खराब थी, इसीलिए वो सुसाइड करने एक बिल्डिंग से कूदने वाली थी और एड को उसे बचाने की ड्यूटी मिली थी। एड ने उसे बहुत समझाया, लेकिन लड़की ने कहा कि उसके पास जीने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो कुछ दिन बाद एड से मरने ही वाली है। तब एड के पास उससे बात करने कोई शब्द नहीं थे। इतना कहकर लड़की ने अपनी बाहें फैलाई और बिल्डिंग से छलांग लगा दी। उस हादसे के बाद से एड के सिर में हमेशा दर्द रहने लगा, इसीलिए उसने मेडिकल लीव ले ली। तभी एड का ध्यान लू की लाश के पास पड़ी चाबी के पास गया। वो कमरा नंबर 9 की चाबी थी। कैलोराइन की लाश के पास कमरा नंबर 10 की चाबी मिली थी और लू की लाश के पास कमरा नंबर 9 की चाबी मिली, मानो जैसे कातिल कोई काउंटडाउन कर रहा हो। तभी उन्हें लैरी दिखा जिसे उन्होंने रॉबर्ट की निगरानी के लिए छोड़ा था, लेकिन वो कहीं और से आ रहा था। तब एड ने लैरी से पूछा कि वो रॉबर्ट के पास क्यों नहीं है। तब लैरी बताता है कि वो किसी काम से बाहर गया था, इसीलिए ऑफिसर रोड्स ने रॉबर्ट के कमरे में जाकर देखा। तब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रॉबर्ट के मुंह में लैरी का बेसबॉल बैट घुसा हुआ था। मतलब किसी ने उसे भी जान से मार दिया। ये देखकर रोड्स के होश उड़ गए। उसे लग रहा था कि लैरी ने ही रॉबर्ट को मार दिया, लेकिन लैरी बताता है कि उसने रॉबर्ट को नहीं मारा। एड कहता है लैरी का बैट उसके हलक में घुसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसी ने रॉबर्ट को मारा होगा। अब वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी ऑफिसर रोड्स को रॉबर्ट की लाश के पास कमरा नंबर 8 की चाबी मिली। रोड्स कहता है कि लैरी के पास भी सबके कमरों की चाबी है, क्योंकि वो ही मोटल संभाल रहा है। लेकिन लैरी बताता है कि उसके पास उसकी चाबी का सेट पहले से रखा हुआ है। ये बोलकर लैरी चाबी निकालता है, लेकिन गलती से उसके हाथ में कैलोराइन का वॉलेट आ गया। दरअसल लैरी रॉबर्ट को छोड़कर वॉलेट चुराने ही बाहर गया था। कैलोराइन का वॉलेट मिलने पर एड को लगा कि लैरी ने ही पैसों के लिए कैलोराइन का भी खून किया होगा, लेकिन लैरी कहता है उसने कैलोराइन का वॉलेट उसके मरने के बाद चुराया है। ये कहकर लैरी वहां खड़ी पेरिस के गले पर चाकू अड़ा देता है। चाकू अड़ाने के बाद भी लैरी यही कहता है कि उसने किसी का खून नहीं किया। तभी लैरी पेरिस को पीछे की तरफ धक्का देती है और दोनों एक फ्रिज के पास जाकर गिरे। तब पेरिस जल्दी से फ्रिज का हैंडल पकड़कर खड़ी होने लगी, लेकिन तभी फ्रिज का दरवाजा खुल गया और उसमें से एक लाश
पेरिस के ऊपर गिरी जो पूरी तरह बर्फ से जमी हुई थी। इसीलिए ऑफिसर रोड्स और एड उसकी मदद करते हैं। इतने में लैरी वहाँ से भाग निकला। तब लैरी बाहर आकर वहाँ खड़े एक ट्रक में बैठ गया और वहाँ से भागने लगा, लेकिन तभी उसके सामने टिमी आ गया। ये देखकर जॉर्ज अपने बेटे टिमी को बचाने उसके सामने आ गया। किसी तरह टिमी ने खुद को बचा तो लिया था, लेकिन जॉर्ज लैरी के ट्रक के सामने आ गया और लैरी से एक्सीडेंटली जॉर्ज कुचला गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। अब आगे हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ मेलकम की केस की सुनवाई चल रही थी। तब मेलकम का लॉयर जज को बताता है कि सन 1986 में एक कातिल को इसीलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो कत्ल उसने ही किए थे। तब यूके के कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी को पता ही नहीं कि उसने ही कत्ल किए हैं तो उसे सजा कैसे दी जा सकती है। ठीक उसी तरह मेलकम को भी नहीं पता कि वो 6 कत्ल उसी ने किए हैं। ये कहकर लॉयर जज को मेलकम की डायरी देता है। वो डायरी मेलकम की जरूर थी, लेकिन उसमें बहुत सारी अलग अलग हैंडराइटिंग थी। तभी डॉक्टर मलिक जज को बताता है कि मेलकम मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी से जूझ रहा है। मतलब डायरी में अलग अलग हैंडराइटिंग अलग अलग पर्सनैलिटी की थी। तभी अचानक एक गार्ड वहाँ आकर मेलकम के वहाँ पहुँचने की खबर देता है। इसके बाद हम मेलकम को देखते हैं जिसे कुछ गार्ड व्हीलचेयर पर बांधकर कोर्ट में लेकर आए और ये सीन यहीं पर कट हो गया। वही दूसरी तरफ ऑफिसर रोड्स ने लैरी को एक चेयर से बांध दिया। तब लैरी चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि वो कातिल नहीं है और उसने कोई खून नहीं किए, लेकिन रोड्स कहता है ये लाश तब की है जब मोटल में लैरी के अलावा कोई नहीं था। मतलब लैरी ने सबसे पहले उस आदमी का खून किया होगा। तब लैरी बताता है कि वो पहले वेगास में रहता था, लेकिन एक दिन वो जुए में अपना सब कुछ हार गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे वेस्ट की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे यही मोटल मिला। जब वो अंदर आया तब उसे रिसेप्शन पर उस आदमी की लाश मिली। लैरी बताता है कि शायद वो आदमी हार्ट अटैक से मरा होगा। तभी वहाँ एक ऑटो पार्ट सेल्समैन आया और वो लैरी से कमरा मांगने लगा। मतलब वो लैरी को ही मोटल का मालिक समझ रहा था। तब लैरी ने उसे कमरा दे दिया क्योंकि उस वक्त लैरी के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। फिर लैरी ने उस आदमी की लाश को फ्रिज में छुपा दिया। लैरी ने सोचा था अगर कोई उस आदमी के बारे में पूछने आएगा तो वो उसे सारी सच्चाई बता देगा, लेकिन अब तक कोई भी उस आदमी के बारे में पूछने नहीं आया। लेकिन ऑफिसर रोड्स को लैरी की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो सारे खून का इल्जाम लैरी पर डालता है। तभी पेरिस कहती है कि कुछ देर पहले तक वो लोग रॉबर्ट को कातिल समझ रहे थे, लेकिन अब उसका भी खून हो गया। हो सकता है लैरी असली खूनी ना हो। एड भी पेरिस की बात पर भरोसा करता है। तब जीनी बताती है कि उसने एक ब्रोशर में पढ़ा था जिससे उसे पता चला कि पहले ये जगह एक कब्रिस्तान हुआ करती थी। दरअसल उसे लग रहा था ये सारे खून किसी भूत ने किए होंगे, लेकिन रोड्स कहता है जब तक उन्हें असली कातिल का पता नहीं चलता तब तक कोई भी वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। वो कातिल को जान से मार देगा, फिर चाहे उनमें से वो एक क्यों ना हो। अब सारे लोग एक कमरे में शांत बैठकर रात गुजारने और बारिश के रुकने का वेट करने लगे। तभी टिमी उठकर अपनी माँ एलिस के कमरे में गया क्योंकि अब उसकी माँ के अलावा उसका कोई नहीं था। आगे सब लोग ये सोचते हैं कि कातिल ने उन्हें ही क्यों चुना, मतलब उन सब में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तब पेरिस ऑफिसर रोड्स से पूछती है कि वो अपने कैदी रॉबर्ट को लेकर कहाँ जा रहा था। रोड्स बताता है कि वो उसे कैरसन सिटी जेल में ले जा रहा था। तब पेरिस बताती है कि वो अपने घर फ्लोरिडा जा रही थी। एड बताता है कि वो कैरोलाइन को एलए लेकर जा रहा था। लैरी भी फ्लोरिडा में ही पैदा हुआ था। तभी टिमी जिमी को उसकी माँ एलिस के कमरे से लाकर अपने पास सुलाती है। सब लोग बातें कर ही रहे थे। तभी रोड्स एलिस की हालत देखने उसके कमरे में गया। तब उसे पता चला कि एलिस मर चुकी है। मतलब बेचारा टिमी अब पूरी तरह से अनाथ हो गया था। वो अपनी माँ की लाश को देखकर रोने लगा, इसीलिए उसे दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। इसके बाद रोड्स को एलिस की लाश के पास कमरा नंबर 6 की चाबी मिली। तब एड कहता है कि एलिस का एक्सीडेंट हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि उसकी मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है। लेकिन अब सवाल ये था कि उसके पास चाबी क्यों मिली। तब पेरिस पूछती है कि कमरा नंबर 8 की चाबी के बाद सीधा कमरा नंबर 6 की चाबी मिली, तो फिर कमरा नंबर 7 की चाबी कहाँ है। आगे जिस गाड़ी से लैरी ने एक्सीडेंटली जॉर्ज को मारा था वो लोग उस गाड़ी को थोड़ा पीछा करते हैं क्योंकि वहाँ जॉर्ज की लाश दबी हुई थी। फिर रोड्स जॉर्ज की लाश को अच्छी तरह चेक करता है। तब उसे कमरा नंबर 7 की चाबी मिली। मतलब जॉर्ज का भी खून हुआ था, लेकिन सबने अपनी आंखों से देखा था कि जॉर्ज की मौत एक एक्सीडेंट थी। लेकिन चाबी मिलने के बाद ये प्रूफ हो गया था कि जॉर्ज का खून हुआ है। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। तब एड पेरिस, जीनी और टिमी को तुरंत होटल से भागने कहता है ताकि कातिल उन्हें न मार सके। इसीलिए जीनी जल्दी से टिमी को उठाकर उसे कार में बैठाने ले जाती है। तभी रोड्स आकर उन्हें रुकने कहता है। दरअसल रोड्स का कहना था कि जब तक उन्हें कातिल नहीं मिल जाता तब तक हर कोई शक के घेरे में है, इसीलिए कातिल मिलने तक कोई भी वहाँ से नहीं जा सकता। एड रोड्स को समझा ही रहा था, तभी जोर का धमाका हुआ। सारे लोग जिमी और टिमी को बचाने भागे। रोड जल्दी से फायर सिलेंडर से कार में लगी आग बुझाता है, लेकिन आग बुझाने के बाद उन्हें दोनों में से किसी की लाश नहीं मिली। तब लैरी कहता है कि शायद आग की गर्मी से जिमी और टिमी की बॉडी पिघल गई होगी। तभी रोड्स देखता है कि जॉर्ज की लाश भी वहाँ से गायब है। वो लोग एक एक करके मोटल में पड़ी सारी लाशों को चेक करते हैं, लेकिन जितने भी लोगों का खून हुआ था उन सबकी लाशें अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। तब
पेरिस घबराकर चिल्लाने लगी। वो कहती है कि अगले हफ्ते उसका बर्थडे है और वो 30 साल की हो जाएगी। उसे लग रहा था कि ये सब कोई भूत प्रेत कर रहा है। तभी लैरी बताता है कि उसका बर्थडे भी 10 मई को आता है। तब एड और रोड्स भी बताते हैं कि उनका बर्थडे भी 10 मई को आता है। मतलब उन सबका बर्थडे एक ही दिन मतलब 10 मई को था। और मूवी की शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन के दौरान किलर मेलकम ने डॉक्टर मलिक को बताया था कि उसका बर्थडे भी 10 मई को आता है और उसी दिन एक मोटल में किसी ने उसकी माँ को गोली मारी थी। तब लैरी सबके आइडेंटिटी कार्ड चेक करता है। तब उसे पता चला कि जितने लोगों का खून हुआ है उनका बर्थडे भी 10 मई को ही आता था। लेकिन लैरी कहता है कि इसमें कोई अजीब बात नहीं है, दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिनका बर्थडे 10 मई को आते होंगे। तभी मोटर पर बिजली गिरी और वहाँ की लाइट चली गई। लेकिन तब अचानक एड को डॉक्टर मलिक की आवाजें आने लगी। तभी हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ सारे लोगों के बीच एड था। उसे चेयर से बांध कर रखा गया था। एड को होश आता है। तब डॉक्टर मलिक एड से पूछता है कि वो मोटल में क्या कर रहा था। एड बताता है कि वो एक एक्ट्रेस को एलए ले जा रहा था, लेकिन तेज बारिश की वजह से वो लोग एक मोटल में रुक गए। फिर मलिक पूछता है कि मोटल में क्या हुआ था। तब एड बताता है कि वहाँ लोग मर रहे थे और मरने के बाद उनकी लाशें गायब हो रही थी। जज और वहाँ मौजूद बाकी लोग भी एड की बातें सुन रहे थे। फिर डॉक्टर मलिक एड को मेलकम की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या वो उसे जानता है। तब एड फोटो देखकर बताता है कि वो मेलकम को नहीं जानता। तब डॉक्टर मलिक एड को मेलकम के बारे में बताता है कि उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरी थी और 4 साल पहले मेलकम को 6 लोगों के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट किया गया था। और जब मेलकम बच्चा था तब उसके साथ काफी बुरा हुआ था। उस बच्चे का दिमाग नाजुक होने की वजह से मेलकम को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो गई थी, जिस वजह से मेलकम के अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटीज डेवलप हो गई। लेकिन एड को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो पूछता है कि डॉक्टर मलिक ये सब उसे क्यों बता रहा है। तब मलिक बताता है कि एड भी मेलकम की कई सारी पर्सनैलिटीज में से एक है। लेकिन एड को डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं होता। तब डॉक्टर मलिक एड को एक छोटा सा आईना ला कर देता है। एड ने जैसे ही उसमें अपनी शक्ल देखी तब उसमें एड की जगह मेलकम दिखाई दिया, जिसे देखकर एड घबरा गया। वो पूछता है कि उन लोगों ने उसके चेहरे के साथ क्या किया और उसे बांधकर क्यों रखा गया है। तभी एड की नजर कमरे में लगी खिड़की के कांच पर गई और उसमें भी एड को मेलकम का चेहरा नजर आता है। और तभी हम एड की जगह मेलकम को देखते हैं और यहाँ पर एक खतरनाक खुलासा होता है। दरअसल हमने मोटल की कहानी में जितने भी लोग देखे थे, जिसमें एड, पेरिस, लैरी, रोड्स, एलिस, जॉर्ज और बाकी जितने भी लोग थे, वो सब मेलकम की अलग अलग पर्सनैलिटीज थी और वो सारी पर्सनैलिटीज एक दूसरे को नहीं जानती थी। इसीलिए मेलकम को उन पर्सनैलिटीज के बारे में नहीं पता और जो 6 कत्ल हुए थे वो मेलकम ने ही किए थे। लेकिन उन कत्ल के बारे में मेलकम खुद नहीं जानता, क्योंकि वो सारे कत्ल मेलकम के शरीर ने किए थे। लेकिन उस समय उसके अंदर कोई और पर्सनैलिटी थी और डॉक्टर मलिक को कोर्ट में यही पता लगाना था कि मेलकम की किस पर्सनैलिटी ने ये सारे कत्ल किए, ताकि वो मेलकम को बेगुनाह साबित करके अगली सुबह होने वाली फांसी को रोक सके। कोर्ट में मेलकम को इस तरह देखकर जज और बाकी लोग भी हैरान थे। डॉक्टर मलिक मेलकम को समझाते हैं कि 4 साल पहले उन सारी पर्सनैलिटीज में से किसी एक ने उससे वो 6 कत्ल करवाए थे। अब मेलकम के अंदर जो एड नाम की पर्सनैलिटी है वो ही ये पता लगा सकती है कि असली कातिल कौन है, क्योंकि एड खुद को पुलिस वाला समझता है। इसीलिए डॉक्टर मलिक मेलकम के अंदर एड से बात करने बोलते हैं कि उसे मेलकम को बचाना होगा। और तभी हम मेलकम की जगह फिर से एड को देखते हैं। अब वो मोटल की कहानी में वापस जाता है। मोटल की लाइट जाने के बाद ऑफिसर रोड फ्यूज चेक कर रहा था, लेकिन वहाँ अंधेरा होने की वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। इसीलिए रोड्स लैरी से टॉर्च मांगता है। तब पेरिस रोड्स की गाड़ी से टॉर्च निकालने जाती है, क्योंकि पुलिस की गाड़ी में अक्सर टॉर्च होता है। लेकिन पेरिस जैसे ही रोड्स की कार के अंदर गई तभी उसने देखा कि रेडियो की वायर कटी हुई थी। पेरिस को कार में कुछ पेपर्स भी मिले जिसमें कुछ कैदियों की डिटेल थी। तब पेरिस को उन पेपर में एक पेपर रोड्स का भी मिला। मतलब ऑफिसर रोड्स पुलिस वाला नहीं बल्कि कैदी ही था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ पुलिस वाले 2 कैदियों को कहीं ले जा रहे थे और वो 2 कैदी कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट और रोड्स ही थे। पुलिस उन्हें दूसरे जेल ट्रांसफर करने ले जा रही थी। लेकिन तभी रोड्स ने अपने सॉक्स में से एक धारदार चाकू निकाला और सीट के पीछे से कार के ड्राइवर को मार देता है, जिस वजह से कार कंट्रोल खो देती है और एक किनारे पर रुक जाती है। इसके बाद रोड्स और रॉबर्ट ने दोनों पुलिस वालों को भी मार दिया। फिर रॉबर्ट ने उनके कपड़े पहन लिए और दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि रॉबर्ट सबको बताएगा कि वो पुलिस वाला है और रॉबर्ट उसका कैदी है, जिसे वो कार्सन सिटी की जेल में शिफ्ट कर रहा है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। पेरिस ने जैसे ही कार की ट्रंक खोल कर देखा तब उसे असली पुलिस वाले की लाश मिली। ये देखकर पेरिस घबरा गई। वो एड और लैरी को ढूंढने लगी और उन्हें आवाज देने लगी। लेकिन रोड समझ गया था कि पेरिस को उसके बारे में पता चल गया है, इसीलिए वो पेरिस का गला पकड़कर उसे लैरी के ट्रक की चाबी मांगने लगा ताकि वो वहाँ से भाग सके। लेकिन तभी पीछे से लैरी आकर रोड्स के सिर पर सिलेंडर मारता है, जिससे रोड्स वही गिरकर बेहोश हो गया। फिर लैरी कहता है कि उन्हें वहाँ से निकलना होगा। ये कहकर लैरी ट्रक की चाबी ढूंढकर निकालता है और पेरिस को दे देता है। फिर लैरी गन उठाने रोड्स के पास गया, लेकिन तभी रोड्स को होश आ गया। वो सबसे पहले लैरी को शूट करता है, जिससे लैरी की मौत हो गई। इसके बाद रोड्स पेरिस
पेरिस पर गन तानकर उससे ट्रक की चाबी मांगने लगा, लेकिन पेरिस बिना समय बर्बाद किए वहां से भाग गई। पेरिस जल्दी से भागकर ट्रक में बैठने की कोशिश करती है, लेकिन रोड्स उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। पेरिस भागते हुए एड से टकराती है, फिर वो एड को बताती है कि ऑफिसर रोड जो असल में कैदी है वही असली कातिल है। तब एड उसे छुपने कहता है। इसके बाद एड रोड्स के सामने जाता है। तब रोड्स एड से ट्रक की चाबी मांगता है। तभी एड ने अपनी गन निकालकर रोड्स पर तान दी। तब रोड्स और एड एक दूसरे को शूट कर देते हैं। अब दोनों ही जख्मी हो गए थे। ये देखकर पेरिस जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन एड हार नहीं मानता। वो उठकर फिर से रोड्स की तरफ बढ़ने लगा। तब रोड्स ने उसे 2 गोली और मारी, लेकिन एड तब भी खड़ा रहा। इसके बाद एड अपनी पूरी गन रोड्स के अंदर खाली कर देता है, जिससे रोड्स की वहीं पर गिरकर मौत हो गई। लेकिन एड को भी बहुत सारी गोलियां लगी थी, इसीलिए वो भी वही गिर गया। तब पेरिस जल्दी से एड के पास आकर कहती है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी और उसे हॉस्पिटल ले जाएगी। लेकिन एड में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद को उठा सके। पेरिस एड को उठाने की कोशिश करती है और एड को भी कोशिश करने कहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एड ने असली कातिल रोड्स को मार दिया था और खुद भी मारा गया। अब मेलकम होश में आता है, क्योंकि उसके अंदर की 2 पर्सनैलिटी एड और रोड्स मारे गए और उसकी आखिरी और अच्छी पर्सनैलिटी पेरिस उसके अंदर रह गई। इतना सब होने के बाद जज और बाकी लोग भी हैरान थे। डॉक्टर मलिक जज को बताता है कि खून भले ही मेलकम के शरीर ने किए हो, लेकिन दिमाग उसका नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद दूसरी पर्सनैलिटी का था, और ये कोर्ट में साबित हो चुका था। इसीलिए जज ने मेलकम की सजा रोक दी। जज डॉक्टर मलिक की निगरानी में मेलकम का इलाज करने के ऑर्डर देता है, इसीलिए डॉक्टर मलिक मेलकम को वापस जेल छोड़ने जाते हैं। अब मेलकम पर पेरिस की पर्सनैलिटी का कंट्रोल था। वो देखता है कि पेरिस संतरे के बगीचे के बीच है और वही उसका एक छोटा सा घर है। पेरिस अपने घर से निकलती है, फिर वो संतरे के एक पेड़ के पास जाकर उसके नीचे की मिट्टी को रेतने लगी। वो बहुत खुश थी। तभी उसे मिट्टी में मोटल के कमरा नंबर 1 की चाबी मिली, जिसे देखकर पेरिस घबरा गई। तभी हम उस बच्चे टिमी को देखते हैं। उसके हाथ में फावड़ा था और वो पेरिस के पास खड़ा था। उसे देखकर पेरिस बहुत ज्यादा डर गई। फिर हम मोटल में हुए सारे कत्लों का फ्लैशबैक देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि हर कत्ले के पीछे टिमी का हाथ है। शुरू से लेकर आखिर तक सारे कत्ल टिमी ने किए थे। उसकी माँ एलिस का एक्सीडेंट भी टिमी की वजह से हुआ था। इसके बाद कैरोलाइन को भी पीछे से आकर टिमी ने चाकू से मार दिया। इसके बाद जब लू जीनी को बाथरूम से निकलने बोल रहा था, तब उसके कमरे में आकर टिमी ने ही लू को मारा था। फिर टिमी जानबूझकर लेरी के ट्रक के सामने जाकर खड़ा हो गया, जिस वजह से जॉर्ज भी मारा गया। इसके बाद टिमी ने अपनी माँ एलिस के कमरे में जाकर उसे भी मार दिया और कार में ब्लास्ट करके जीनी को भी मार दिया और वहां से गायब हो गया, ताकि सबको यही लगे कि जीनी के साथ वो भी मारा गया। मतलब मेलकम पर टिमी की पर्सनैलिटी का पूरा कंट्रोल था और अपार्टमेंट में हुए 6 खून भी टिमी की पर्सनैलिटी ने ही मेलकम से करवाए थे। तब मेलकम कार में बैठे बैठे बड़बड़ाने लगा। वो टिमी को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करने लगा। दरअसल वो मेलकम नहीं बल्कि पेरिस टिमी के सामने गिड़गिड़ा रही थी। तभी टिमी फावड़े से पेरिस को भी मार देता है और मेलकम पर पूरी तरह हावी हो जाता है। और तभी मेलकम मतलब टिमी डॉक्टर मलिक और कार के ड्राइवर को भी मार देता है और उनकी कार रोड के किनारे जाकर रुक जाती है। मेलकम मतलब टिमी अब पूरी तरह आजाद था और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। इस मूवी में मेलकम के अंदर टोटल 11 पर्सनैलिटीज थी। वो सारी पर्सनैलिटीज एक दूसरे को खूनी मानती है। दरअसल मोटल में जो कुछ भी हुआ वो सब मेलकम के दिमाग में चल रहा था, जिसमें उसके साथ 11 पर्सनैलिटीज थी। और मोटल में जिन्हें टिमी मार रहा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि मेलकम के अंदर की पर्सनैलिटीज थी। टिमी ने एक एक करके अपने अंदर की सारी अच्छी पर्सनैलिटीज को मार दिया। मतलब अब उसके अंदर बस मेलकम और टिमी की पर्सनैलिटी रह गई, जो कि एक साइको किलर है। और 4 साल पहले मेलकम ने जो 6 खून किए थे वो उन्हीं में से एक टिमी नाम के बच्चे की पर्सनैलिटी ने किए थे, क्योंकि टिमी कोई और नहीं बल्कि मेलकम का बचपन था, जिसमें वो 9 साल का था और उसकी माँ उसी मोटल में एक प्रोस्टिट्यूट थी। इसीलिए वो अपनी माँ से नफरत करने लगा था और तभी से उसके अंदर बाकी की पर्सनैलिटीज ने जन्म लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन? अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।